नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 गद्य खंड में पाठ 1 भक्तिन कहानी पर आधारित अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। इस कहानी को लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने कहानियों के साथ ही अनेक कविताओं की रचनाएं भी की है, इसलिए यह लेखिका के साथ ही कवयित्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। पाठ के साथ प्रश्न 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? बच्चों, इस प्रश्न में एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान से करें और समझ के कीजिए। उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। क्योंकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। उसी के आगे आंसर है दूसरा, उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देकर रख दिया। बच्चों, माता पिता प्राचीन काल से ही अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा करते थे, ताकि उनके बच्चों में देवी देवताओं के गुण आए और उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। साथ ही देवी देवताओं पर रखे गए नाम का जाप भी हो सके। इसीलिए भक्तिन का नाम उनके माता पिता ने लक्ष्मी रखा होगा, लेकिन लक्ष्मी नाम भक्तिन के नाम के अनुरूप नहीं था, क्योंकि वह एक गरीब महिला थी। इसलिए लोग उनका नाम का उपहास न उड़ाए, इसके लिए वह अपना वास्तविक नाम छिपा देती थी। बाद में जब वह महादेवी वर्मा के घर में काम करने के लिए गई, तो उसकी वेशभूषा, उसकी सादगीपूर्ण व्यवहार को देखकर महादेवी जी ने उसका नाम लक्ष्मी से भक्तन रखा। प्रश्न 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो बच्चों, यदि आप इस प्रश्न से सहमत हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है, क्योंकि हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी भाषा है उसमें आप कहानी पढ़ने के बाद अपने आंसर दे सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उपेक्षा अपने ही घर की सास और जेठानियाँ अर्थात नारी जाति से मिली। सास और जेठानियाँ आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था, जबकि उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम न हुआ। साथ ही मेरे अनुसार किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहू पर अत्याचार आदि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल सही है बच्चों कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन होती है, क्योंकि जो समाज में चल रहा है, जो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें पुरुषों के साथ स्त्रियां भी सहभागिता निभाती हैं। क्योंकि जो भक्तिन थी, उसकी सास और जेठानियां ही एक औरत के दर्द का पता नहीं कर सकती थी। आज के समाज में स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। इसलिए आज के संविधान में दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पतित हो पा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया।
पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती जेठ के निकम्मे तितरबाज साले से कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। बच्चों, आज के समाज में बच्चे को बालिग होने के बाद लड़का हो या लड़की वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हाँ, उनके माता पिता उनके अच्छे भविष्य के लिए उनकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी बच्चे की शादी अधेड़ उम्र के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ भी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भक्तिन की बेटी की शादी ज़बरदस्ती एक निकम्मे लड़के से कर दी जाती है और वह लड़का ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपा जाता है, जबकि ये सरासर गलत है। प्रश्न 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक दुर्गुण भी निहित है। प्यारे बच्चों, जो भक्तिन थी उसमें बहुत सारे गुण थे, गुण के साथ ही कुछ दुर्गुण भी थे। कौन कौन से दुर्गुण हैं वह देखते हैं। वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे को भंडार घर की मटकी में छिपा देती है और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती कि महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती है। तीसरा है, वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती है पर स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती। चौथा, शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है। प्यारे बच्चों, हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में गुणों के साथ कई अवगुण भी होते हैं, लेकिन अगर उनके गुण की अधिकता हो, अगर व्यक्ति अपने गुणों को पहचाने तो उसके दुर्गुण स्वयं ही छिप जाते हैं। जिस प्रकार भक्तिन के सारे दुर्गुण उसके गुणों के सामने छिप गए। महादेवी वर्मा उसके दुर्गुणों को जानते हुए भी भक्तिन को हमेशा अपने साथ रखती थी और अपने हर कार्य में उसे शामिल करती थी। प्रश्न 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर, लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन केस मुड़ाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीरथ गई मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है? इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उचित शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में पटु होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुड़वाने से रोक नहीं पाई। प्यारे बच्चों, जो हमारी एक परंपरा है, कुरीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ आप जिसे आप कहेंगे कि अगर किसी स्त्री का दुर्भाग्यवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी का सर मुड़वा दिया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उन्हें सफ़ेद लिबास दिया जाता है, उन्हें समाज में उठने बैठने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसे ही जब लेखिका भक्तिन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने बाल मत मुड़वाओ, पर लेकिन भक्तिन अपने ही बातों में अटल रहती है। वो शास्त्रों का हवाला देती है, जैसे कि वो तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तो जबकि भक्तिन को शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो बोलने में इतनी वाक्पटु होती है कि लेखिका को भी समझाने पर नहीं समझती है। प्रश्न 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? उत्तर, महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। प्यारे बच्चों, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है।
महादेवी जी को सुबह जल्दी कॉलेज जाना होता था तो भक्तिन जैसा खाना बनाती थी महादेवी जी उसे खा लेती थी और भक्तिन उसे तरह तरह की बातें करके उन्हें वैसा खाना खिलाती थी। तो एक दिन महादेवी जी को उस देहाती खाने की आदत पड़ गई और उन्हें शहरी खाना छोड़ के फिर देहाती खाना ही पसंद आने लगा। अब है पाठ के आसपास। प्रश्न 1, आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो बच्चों, आलो आंधारी की एक नायिका है जो आपने 11th बितान भाग 1 में पढ़ा होगा। उसकी लेखिका थी बेबी हालदार। उन दोनों में क्या समानता है? देखिए, आलो अंधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं। दोनों को ही परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। साथ ही दोस्तों, जो ये बीच में जो आलो अंधारी की नायिका थी वो क्या थी, घरेलू जो महिला थी और नौकरानी थी, लेकिन उसने आगे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया और लेखिका बन गई, लेकिन भक्तिन जैसी थी वैसी ही रही। प्रश्न 2, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज है बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रख कर उस पर चर्चा करें। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार भक्तिन की बेटी पर जो लड़का था ज़बरदस्ती निकम्मे लड़के को थोप दिया था, ऐसी ही कोई घटना आपने टीवी में सुनी होगी, अखबारों से, समाचार पत्रों से सुनी होगी, तो उसे आपस में चर्चा कीजिए कि कौन से देहात में, कौन से ऐसे समाज में अभी भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, ज़बरदस्ती उनका विवाह किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर। आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर है, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। आज भी विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देते हैं। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर किया और उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या भी कर दी। तो प्यारे बच्चों, इन कुरीतियों को समाज से दूर करने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षित। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समाज को शिक्षित करेंगे और धीरे धीरे इसी से समाज बदलेगा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको इसकी कहानी सुननी है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको आगे कहानी सुनाऊंगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।